कक्षा 10 के समस्त विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन और ये क्लास कक्षा 10 के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करें हैं, वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और शाम 8 बजे प्रातः शाम 8 बजे प्रतिदिन आप सभी को एक विज्ञान का वीडियो प्राप्त होगा। तो 8 बजे सभी लोग ज़रूर से ज़रूर लाइव आइएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए कुछ बच्चे जो भी हैं वो ऑनलाइन आ जाएं। तो सभी बच्चे जितने भी हैं पहली क्लास है, आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करिएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊर्जा के स्रोत हमारा आप सभी लोगों को देखा होगा कि प्राकृतिक संसाधन इकाई 5 है। ठीक है, इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन जो कि कक्षा 10 से है और अध्याय 14 आज रहेगा। ठीक है कि और ऊर्जा के स्रोत से पार्ट से ये हमारा टॉपिक पूरा है। तो सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे सोर्स जिनसे लाइट प्राप्त होती है, यानी ऊर्जा या फिर ऊर्जा की स्रोत है। तो सोर्स ऑफ लाइट कह लो या सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं लाइट के जगह पे, यानी ऊर्जा। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा, यानी एनर्जी हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। तो इस चैप्टर के हम लोग आज पढ़ेंगे अति लघुत्तीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या नंबर 1 है, आप सभी लोग देख लीजिए कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोग को मालूम है कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, सूर्य होता है। ठीक है, इसके अंतरंग में, ठीक है, इसके अंदर जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है और जिसके फलस्वरूप आप सभी लोग को मालूम है कि हाइड्रोजन गैस का संलयन होता है। हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन आपस में मिलकर के हीलियम का निर्माण करते हैं और इसके फलस्वरूप हमको बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आप सभी लोग के लिए कि जो हमारा सूर्य होता है उसमें कौन सी क्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ये याद रखिएगा। सूर्य के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, तो सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस पाई जाती है जो कि आपस में मिलकर के हीलियम गैस का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 2 है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का क्या कारण है। यानी सूर्य में जो ऊर्जा होती है वो उसमें ऊर्जा उत्पत्ति का क्या कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के अंतरंग में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के नाभिकीय संलयन की क्रिया ही ऊर्जा उत्पत्ति का कारण होती है। तो यहाँ से आप सभी को समझ में आ गया है कि नाभिकीय संलयन, ठीक है, और नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि नाभिक के आपस में मिलने से, कोई दो नाभिक के आपस में मिलने से जो संलयन होता है उसे नाभिकीय संलयन बोला जाता है। यानी नाभिक जब आपस में मिलेंगे तो नाभिकीय संलयन। और एक चीज़ यहीं पर होती है कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो जब नाभिक टूटता है, ठीक है, जब नाभिक टूटता है और अपने परमाणु से अलग, मतलब एक अणु से परमाणु में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। और एक चीज़ याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन से भी हमारे हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या होती है। दृश्य प्रकाश का मतलब है ऐसे प्रकाश जो हमको दिखाई पड़ता है, ठीक है, दृश्य प्रकाश कहलाता है। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सीमा जो होती है वो लगभग 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, अथवा तरंगदैर्घ्य जो होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। हाँ, 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो सभी लोग याद रख लीजिएगा, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछता है, ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो एक चीज़ याद रखिएगा सभी लोग, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻, ठीक है, -10, और ये किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को याद रखने वाली है। और आगे बात कर लेते हैं, अगर हमसे पूछा तरंगदैर्घ्य में यानी मीटर में पूछ लेता है तो 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर तक दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 4 है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का कौन सा घटक उत्तरदायी है। अब प्रकाश संश्लेषण आप सभी लोग को मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के अंदर होती है। इसी के फलस्वरूप, ठीक है, इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये अभिक्रिया यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पौधे क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या काम कर लेते हैं, अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए
प्रकाश का कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का घटक दृश्य प्रकाश उत्तरदायी होता है, यानी दृश्य प्रकाश जो है वो उत्तरदायी होता है। यानी ऐसा प्रकाश जो जिसमें हम लोग देखते हैं वही दृश्य प्रकाश होता है, और पौधे वही प्रकाश तो पाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश जो होता है वो हमारा उत्तरदायी होता है। अगला देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 5 है कि पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए बनाई 2 युक्तियों के नाम बताइए। यानी कि पवन ऊर्जा के उपयोग के लिए बनाई 2 युक्तियों के नाम बताइए। एक चीज़ याद रखिएगा, पवन ऊर्जा का मतलब होता है विंड एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी हमारा होता है पवन ऊर्जा। आप सभी को मालूम है कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उसमें पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और जल पंप का निर्माण किया जाता है। इसमें होता क्या है कि बड़े बड़े मतलब पंखे लगे होते हैं, हवा क्या होती है, हवा आती है तो उसको चलाती है, और उसके चलाने के फलस्वरूप वहाँ पर एक मोटर लगी होती है जो कि घूमती है, और जिससे जनरेटर वगैरह चला करके बिजली को पैदा किया जाता है, ठीक है। और जल पंप भी इसका उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा, पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, विंड एनर्जी, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतर लगाई जाती है। और विंड एनर्जी का 2 उदाहरण अगर कोई पूछता है तो पवन चक्की हो जाएगा और क्या हो जाएगा, जल पंप। इसके द्वारा विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लें कि सागरीय तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो सागरीय तापीय ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिएगा आप लोग कि उत्तर है इसका कि महासागर की सतह के जल तथा गहराई के जल के ताप में अंतर के कारण उपलब्ध ऊर्जा को सागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि अब जो सागर है, ठीक है, सागर में जो ऊपर पानी है वो सीधे लाइट के कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग अगर समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा मान के चलिए सागर का ऊपर वाली सतह है, ये सागर के नीचे वाली सतह है, हमारा सूरज है, ठीक है। अब ये सूरज क्या काम करेगा, एनर्जी देगा, तो ऊपर वाली सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली सतह क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब बस यही बताया गया कि सागरीय तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं कि जब यानी जो ऊपरी सतह का जो जल होता है और नीचे वाली सतह के जल में जो उसके ताप में जो अंतर होता है वो क्या कहलाती है, हमारी सागरीय तापीय ऊर्जा कहलाती है, ठीक है, सागरीय तापीय ऊर्जा कहलाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है? अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, समस्थानिक का मतलब क्या होता है, एक चीज़ समझिए। पहले ऊपर लिखा जो है कि सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है, ठीक है। तो समस्थानिक का मतलब है कि उसका स्थान समान हो, यानी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, समस्थानिक, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा भी है कक्षा 9 में कि समस्थानिक क्या होता है, ठीक है। तो सम माने समान, स्थानिक माने स्थान। तो जब तक तो एक ही स्थान पर होते हैं, ठीक है, एक ही स्थान पर का मतलब क्या होता है कि परमाणु क्रमांक, ठीक है, कि जब परमाणु क्रमांक एक ही हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो तब उसको समस्थानिक बोला जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ गया समस्थानिक क्या होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक होता है? तो याद रखिएगा, सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन की भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप सभी को मालूम है, ठीक है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं बता देता हूँ। पहला होता है 1H1, ठीक है, जिसका परमाणु भार 1 होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको बोला जाता है, एक सेकंड अभी बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है 1H1 को, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, 1H1 को जो बोला जाता है प्रोटियम बोला जाता है, ठीक है, प्रोटियम बोला जाता है। और अगला समस्थानिक होता है 1H2, यानी परमाणु क्रमांक तो 1 होता है लेकिन परमाणु भार क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटेरियम। और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ट्राइटियम बोला जाता है। और उसमें जो होता है परमाणु भार 3 होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई सभी के। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि 2 नाभिकीय ईंधनों के नाम बताइए। यानी ऐसे ईंधन, ठीक है, ऐसे ईंधन जिनके नाभिक से एनर्जी प्राप्त होती है वो नाभिकीय ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। तो 2 का नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा यूरेनियम, जैसे यू और 235 का मतलब क्या होता है कि इसका परमाणु भार लिखा हुआ है। चूँकि इसके कई सारे जो नाम होते हैं तो यहाँ पर इसलिए हमने U235 आपको बताया है कि यूरेनियम 235 जो होता है वो नाभिकीय ईंधन का अच्छा उदाहरण है। और आगे क्या है कि प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम जो होता है 239 होता है, इसका परमाणु भार 239 होता है, ठीक है। दोनों जो है हमारे बहुत अच्छे उदाहरण होते हैं नाभिकीय ईंधन, ठीक है। और आपको भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर या नाभिकीय भट्टियों का यूज मतलब बनाया गया उससे, और उससे एनर्जी को लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि श्रृंखला अभिक्रिया के
प्रकार के नाम लिखिए। श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार बताना है, ठीक है। श्रृंखला अभिक्रिया यानी एक दूसरे से फटी हुई, श्रृंखला का मतलब होता है एक दूसरे से फटी हुई। तो एक चीज़ समझेंगे यहाँ पर, तो श्रृंखला अभिक्रिया के दो प्रकार कौन कौन से देख लेते हैं। एक है नियंत्रित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। एक है नियंत्रित या सीमित श्रृंखला अभिक्रिया, ठीक है। तो सीमित का मतलब होता है ये एक निश्चित मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में नहीं होती। एक होता है अनियंत्रित या असीमित श्रृंखला अभिक्रिया, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, वो असीमित अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। नाभिकीय संलयन को परिभाषित कीजिए, जैसे मैंने ऊपर अभी आपको बता दिया है कि नाभिक के मिलने से नाभिकीय संलयन होता है, तो वहीं पर यहाँ पर भी वही चीज़ को समझाना है आप लोग को, ठीक है। समझ लीजिए कि अति उच्च दाब तथा उच्च ताप, जब अधिक दाब और अधिक ताप लगाया जाए, लगभग के लिए अगर मान लें 10 केल्विन, ठीक है, 10 केल्विन, सॉरी यहाँ पर कुछ शायद मिस्टेक हो गया होगा केल्विन में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए। आगे क्या बताया गया है इसमें क्या है कि अति उच्च दाब तथा ताप पर, आप लोग को मालूम है कि जो सन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताप पाया जाता है और बहुत ज़्यादा दाब पाया जाता है। तो जो दो हल्के नाभिक होते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हल्का नाभिक होता है। हल्के नाभिक का जो हल्के नाभिकों का परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन बोला जाता है, ठीक है। यानी भारी नाभिक जब बन जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, जब हाइड्रोजन, ठीक है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं तो हीलियम का निर्माण होता है, और हीलियम का मालूम है परमाणु क्रमांक 2 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा भारी होता है तो ये हल्का होता है। जब हल्के से भारी का निर्माण होता है तो वहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। इस अभिक्रिया में असीमित मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। असीमित मात्रा में इसमें क्या हो जाती है, ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों जितने भी बच्चे हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, आज की वीडियो पहली वीडियो छोटा बना रहा हूँ मैं, केवल 10 मिनट की क्लास ले रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक बार एक काम करिएगा, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, वो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो नहीं पहुंच पाई है तो सभी को ये वीडियो पहुंचा दें। और अगर लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं तो वो हमारे वीडियो के ख़त्म होने के बाद में भी आप लोग क्लास को ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पड़ी रहेगी, ठीक है दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। अब फिर अगले दिन शाम को 8 बजे आपसे मिलूँगा, आपसे मुलाकात फिर शाम को 8 बजे होगी। आप लोग बोरिंग ना महसूस करिए, जितने भी बच्चे हैं घर पर बैठे बैठे लॉकडाउन में, तो पढ़ाई करते रहिए, आपके पास में जो पुस्तक है उससे पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग काम करिएगा, ये सभी अगर हो सके तो कापी पर नोट कर लीजिए। ये कक्षा 10 के जो छोटे प्रश्न आते हैं वो इसमें से ये बहुत प्रश्न आते भी हैं और पिछले साल आए भी हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अब आप लोग को एक काम ही करना है, ये वीडियो को आप लोग को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अगले दिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।